नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। इसराइल और अमेरिका ने जिस तरह ईरान को हमले का निशाना बनाया, ईरान को हमले का निशाना बनाकर उसे तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की, और जवाब में अमेरिका और इसराइल ने ये नहीं सोचा था कि ईरान भी उनकी हालत पतली कर देगा। बहरहाल आपको अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के हालात अमेरिका और इसराइल ने पैदा किए और ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब हाल ये हो गया है कि नेतन्याहू जो गजा का खसाई की हैसियत से बदनाम हो चुका है, वो काफ़ी परेशान है। इसके साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। खुद अमेरिका में उनकी मुखालिफत बढ़ती जा रही है। अमेरिका के एक साबिक वज़ीर दिफा यानी साबिक डिफेंस सेक्रेटरी और साबिक CIA के साबिक सरबराह का कहना है कि ट्रंप बेचारा भोला है, दीवाना है, पागल है और उसे जो है नेतन्याहू बेवकूफ़ बना रहा है। और नेतन्याहू की मक्कारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका को ही नहीं बल्कि उसने ट्रंप को भी बेवकूफ़ बना दिया है और इस जंग में झोंक दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबरें हमारे पास है, लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, ये मशरिक़ वस्ता की जो जंग है, वो जंग हिंदुस्तान पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब कर रही है। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि गैस की किल्लत में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की किल्लत में इजाफा हुआ है। और आपको यही बताना ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना का एक अहम इजलास कल रात देर गए तक मुनक़िद किया और आज उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब भी किया। और पार्लियामेंट में खिताब में उन्होंने कहा कि जंग के आगाज़ के यानी शुरू होने से अब तक 3,75,000 हिंदुस्तानी वतन वापस लौट चुके हैं, यानी हिंदुस्तान वापस लौट चुके हैं। और आप देखेंगे मगरबी एशिया की जो सूरत हाल है इंतहाई संगीन है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने ये बात की है, लेकिन वज़ीर आज़म ने अच्छी बात ये हुई है कि ये नहीं कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि गैस की कीमतों में अगर डोमेस्टिक की बात करते हैं तो 60 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में 115 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। लेकिन अब जो माहिरीन कहते हैं उनका कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत, अगर ये जंग जारी रही तो समझिए कि पेट्रोल की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। ये 50 से लेकर 60 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आबनाए हुर्मुज़ का सवाल है, ट्रंप ने यह भी धमकी दे दी है कि विदिन 48 आवर्स अगर आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलेगा ईरान तो फिर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले किए जाएंगे। जवाब में ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर तुम हमारे पावर प्लांट्स पर हमले करोगे तो फिर मशरिक़ अवस्था में जो भी तुम्हारे अड्डे जहाँ जहाँ हैं वहाँ के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। तो आप पहले से ही आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान तो एक बहाना है, मशरिक़ अवस्था को असल निशाना बनाना है इसराइल का और अमेरिका का मकसद, और वो उस मकसद में अमेरिका और इसराइल कामयाब भी हो गए हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज मशरिक़ अवस्था की मईशत जो तेल पर मुनहसर होती है, लाख कोशिशों के बावजूद आपने देखा कि किस तरह तबाही की तरफ रवां दवा है। ऐसे में आपने देखा कि क़तर में जिस रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है उसमें के बारे में कहा जा रहा है कि 3 साल से लेकर 5 साल तक 17% गैस की कम पैदावार होगी। सज्जा साहब, तो $बिलियन का नुकसान हो रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि खुद अमेरिका और इसराइल को $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है। ईरान के नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की जो बड़ी 20 एयरलाइंस है उनके बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ जंग शुरू होने के बाद से 53 करोड़ यानी 53 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। 53 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल हिंदुस्तान का भी नुकसान हुआ है, बरतानिया का नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि मगरबी ममालिक में गैस की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। देखिए गुज़िश्ता शब भी इस बात की खबर आई थी कि अबू धाबी में अंधाधुंध जो है मिज़ाइल बरसाए गए हैं, जिसके नतीजे में एक शहरी की ज़ख्मी होने की भी खबर थी। ख़ास तौर पे वो इंडियन शहरी है जिसके ज़ख्मी होने की खबर आई थी। और गुज़िश्ता शब भी आपको, जैसा कि आप जानते हैं, रियाद साहब के जो है वज़ीर आज़म मोदी ने काबीना का हंगामी इजलास बुलाया था और इस इजलास में काबीनी रफ़क़ा के अलावा काबीनी मुतमदीन को भी जो है शामिल किया गया था और उनसे एक एक वज़ीर की जो है रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया कि ख़ास तौर पे कंसर्न मिनिस्टर जैसा कि जो है
कहा गया है कि तिजारत डिस्टर्ब हो रही है, गैस की किल्लत हो गई है, पेट्रोल का जो तेल है, तेल की दरामद का क्या हाल है, बरामद का क्या हाल है तेल की। फिर उसके अलावा जो है ख़ास तौर पे खाद के हवाले से भी बात की गई। वज़ीर जो है, जो ज़राई वज़ीर हैं, तो खाद की किल्लत की जो है अंदेशा ज़ाहिर किया गया है जंग के नतीजे में, और ख़रीफ़ की फ़सल अभी आ रही है। जी जी। तो इस पे भी बात हुई कि ख़रीफ़ की फ़सल के लिए खाद की किल्लत ना हो, ईंधन की किल्लत ना हो, क्योंकि हमारे जो मुल्क है ये एक ज़राई मुल्क है, और इस मुल्क के बेशतर इलाक़ों में जो है डीज़ल की मदद से ज़राई जो बाउलियाँ होती हैं, बाउलियों से पानी खींचा जाता है। डीज़ल के जो मोटर होती है, डीज़ल से चलने वाली मोटर्स जो बिजली पैदा करती है, उन मोटर, देखिए हर जगह तो जो है बिजली का गुज़र नहीं है, हर जगह बिजली के तार नहीं गुज़रते, हर जगह बिजली की फराहमी मुश्किल है। ये बहुत, हमारा मुल्क बहुत बड़ा, बहुत वसी है, और जो खेत हैं हमारे मुल्क में वो बहुत दूर दराज इलाक़ों तक फैले हुए हैं, और उन खेतों से बिजली का गुज़ारना मुश्किल है। तो बहुत सारे जो है इलाक़ों में ये होता है कि जो है डीज़ल के जनरेटर्स की मदद से जो है पानी खींचा जाता है। तो ये भी जो है फोर्स, ये भी कहा गया है कि वो डीज़ल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए खेतों के लिए ख़ास तौर पे, ताकि वो पानी की सिंचाई, खेतों की सिंचाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और खाद के हवाले से, खाद की जो हमारे जो है हमारे मुल्क में जो ज़ख़ीरे हैं, उन ज़ख़ीरों को जो है देखने, उनका तजिया करने, और कहाँ कम पड़ रही है, कहाँ जो है खाद की किल्लत होगी, कहाँ मुश्किल होगी, उसको पूरा करने के लिए भी जो है कहा गया है। गैस की किल्लत से निमटने के लिए भी इक़दाम की बात कही गई है। तो बहरहाल ये वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में ये एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें सारी चीज़ों पे जो है गौर व ख़ौज़ हुआ। लेकिन 24वां दिन है आज जंग को ईरान के ख़िलाफ़ जो इजराइल और अमेरिका ने मुसल्लत की है। इन 24 दिनों में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, आप नए हुर्मुज़ के बंद होने के बायस हमारे पास गैस की सप्लाई रुक गई है, और जो इंतहाई जो है बुरे हालात जो पैदा हुए हैं, इन हालात को निमटने के लिए कैसे, देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि जंग रोकी कैसे जाए। जी जी। ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान की जंग रोक दी थी 1 सेकंड में, अब वहाँ क्यों 1 सेकंड में जंग रुक नहीं रही है, ये बड़ा सवाल है। तो जयराम रमेश जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता कहा है कि हमारा मुल्क जो है ब्रिक्स की मेज़बानी कर रहा है अब के बरस। फ़ौरन इजलास तलब की जी, जाए। फ़ौरन इजलास तलब करने को उन्होंने कहा, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबरान में रूस भी है, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है। सर जैसे आपने बहुत ब्रिक्स की बात की, तो मैं एक आपसे सवाल करूंगा, क्या अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तिजारत ना करने की धमकी दी, तो क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में इस बात की हिम्मत है कि वो ये कहें कि अगर आप जंग नहीं रोकेंगे तो ब्रिक्स अपनी करेंसी जारी करेगा? बिल्कुल, ये जो है बोलना चाहिए। देखिए, हम ब्रिक्स की एक ताकत हैं, अब हम मेज़बान भी हैं। अजीब इत्तेफाक के जो है एक ऐसे वक्त जंग मुसल्लत की गई है जबकि हम मेज़बान हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रिक्स का इजलास अगले महीने होने वाला है इंडिया में। तो यही कह रहा है, देखिए कांग्रेस का यही कहना है कि 1 महीना पहले बुला लो। और जो है हम ब्रिक्स के जो मेंबर हैं, ब्रिक्स के ममालिक में रूस भी शामिल है। और दिलचस्प बात यह है, चाइना तो अपनी जगह चाइना तो है ही, और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका कहता है कि सिर्फ 30 दिन रूस से तेल लेने की आपको इजाज़त होगी। तेल और गैस। कौन है भाई आप? तेल और गैस। तो ये बड़ा सवाल है। आपने जो सवाल किया कि हम जो है क्यों सवाल नहीं करते अमेरिका से, हम क्यों ब्रिक्स का इजलास बुला के फ़ैसला नहीं करते कि हमें अपनी करेंसी जारी करनी चाहिए, हम क्यों जो है खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हमें सांप क्यों सूंघ गया है। ये देखिए अपोजिशन तो बार बार सवाल कर रही है कि इतनी बड़ी जो इस इलाके में जंग मुसल्लत की गई है, इस जंग के बायस इतना बड़ा बहरान यहाँ पैदा हो गया है। इस बहरान से निमटने के लिए जब विश्वगुरु, उनका कहना है जयराम रमेश का, कि जब आप अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं तो आप इस जंग को रुकवाने के लिए मुदाखलत क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि अलमिया ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इज़राइल जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ रास्ते ही में होता है
कि वहाँ बमबारी शुरू हो जाती है, ईरान पे जंग मुसल्लत कर दी जाती है। वज़ीर आज़म अभी हिंदुस्तानी सरज़मीन पे पहुँचते भी नहीं हैं कि ईरान पे जंग मुसल्लत कर दी जाती है। तो ये सारे सवाल हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों का जवाब देना बिल्कुल वज़ीर आज़म को एक एक चीज़ का जवाब देना होगा। देखिए, आप वैसे ही झूठे प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे जो है आप दावा कर रहे हैं कि मुल्क के सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले वज़ीर आज़म बन गए हैं। जी हाँ, बीजेपी वाले कह रहे जी हैं, हाँ, जी हाँ, बीजेपी वाले दावे कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है, आप सबसे ज़्यादा आपने हुकूमत कर ली, लेकिन क्या कमाल कर लिया आपने इन 10 सालों में, इन 11 सालों में जिस तरह के बदतरीन हालात इस मुल्क ने देखे हैं, शायद ही गुज़िश्ता 70 सालों में इस मुल्क ने देखे होंगे। बहरहाल नाज़रीन, आपकी बार 100 के पार। अब आप अंदाज़ा कर रहे होंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया था, आपकी बार ट्रंप सरकार, लेकिन उस वक्त ट्रंप सरकार नहीं बना सकी। तो फिर आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने नारा लगाया था, आपकी बार 400 पार, लेकिन ये भी उनसे नहीं हो सका और 240 नशस्तों तक बीजेपी महदूद हो गई। फिर उसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर हुकूमत बनाई और अब की बार 100 के पार। अब आप कहेंगे कि भाई ये कौन सा नारा है, क्या वज़ीर-ए-आज़म ने लगाया है? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं, बल्कि शिवसेना के जो लीडर हैं, उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय रावत, उन्होंने ये नारा लगाया है और कहा है कि हिंदुस्तानी रुपया अब की बार 100 से पार हो जाएगा, यानी डॉलर के मुकाबले में $1 100 रुपये हिंदुस्तानी 100 रुपयों के बराबर हो जाएगा। फिलवक्त आपको बता दूं कि 93.89 जो है अभी डॉलर के रुपए की वैल्यू हो गई है, खतर गिर गई है। और आपको ये बता दूं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा कहा था कि किसी मुल्क की करेंसी गिरती है तो मुल्क की इज़्ज़त गिरती है। और उन्होंने उस वक्त कहा था जब वज़ीर-ए-आज़म थे यूपीए के डॉक्टर मनमोहन सिंह, और रुपए की जो कदर थी डॉलर के मुकाबले में 55 रुपये से लेकर 60 रुपये हुआ करती थी। और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हुकूमत में ये 94 रुपये हो गई है और आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ये 100 रुपये के बराबर हो जाएगा $1। अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर रुपए की यानी करेंसी की कदर गिरती है तो मुल्क की इज़्ज़त गिरती है, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की इज़्ज़त गिरा दी है? ये सवाल संजय रावत कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो खारजा पॉलिसी है या इक़्तिसादी पॉलिसी है, वो तमाम की तमाम नाकाम होकर रह गई है। हाँ, इनकी हुकूमत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा किया गया, मंदिर मस्जिद किया गया और अक़लियतों को निशाना बनाया गया, दलितों को निशाना बनाया गया, ख़वातीन को निशाना बनाया गया और वज़ीर-ए-आज़म का हर नारा खोखला साबित हुआ है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको बता दूं कि लाखों की तादाद में बेटियां लापता है, गुमशुदा है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 3.5 लाख से लेकर 4 लाख बेटियों का रेप हुआ है। तो वज़ीर-ए-आज़म के नारे के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म ने एक नारा लगाया था, अब की बार 400 पार। तो हमने कहा है कि संजय रावत नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 100 के पार, और डॉलर की कीमत या कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की जो कदर है वो घट जाएगी और 100 रुपये बराबर हो जाएगा $1 के। तो बहरहाल अब उन्होंने कहा, संजय रावत ने साथ हमारे सज्जा साहब, मोदी जी अपना झोला उठाओ और चले जाओ, बहुत हो गया। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए सवाल पैदा हो रहा है कि हम माशी तौर पे कितने तबाहकुन हो गए हैं। देखिए हकीकत है, आप लाख प्रोपेगेंडा कर लो, आप लाख जो है गोदी मीडिया को झूठी खबरें चलाने पे लगा दो, आप लाख अपनी झूठी शान जो है, आप जितने भी जो है आपकी शान, आपको जो है आपकी शान बगाड़नी है बगाड़ लो, लेकिन ज़मीनी हकीकतें अपनी जगह हैं कि आज हिंदुस्तान में गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, छोटे कारोबारी तबाहाल हो गए हैं, मैशियत पूरी मुतज़लज़िल हो गई है। देखिए, इससे पहले भी माहिरीन माशियात ने कहा था कि कोलैप्स होने की कगार पे पहुंच गई है हमारी मैशियत। जी जी। आज जो है आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ये कहा जाता है कि तारीख में पहली बार इतनी तेज़ी से जो है मार्केट कोलैप्स हुआ है, धड़ाम से जो है नीचे आके गिरा है मार्केट। और मार्केट के कोलैप्स होने की, BSE सेंसेक्स के कोलैप्स होने की वजह बताई जा रही है डॉलर। जी जी। ज़ाहिरी बात है, जब डॉलर आपका 94 का हो जाएगा, 93.84 गालिबन जो है ये फिगर बताया जा रहा है कि $1 93.84 89 हो गया साहब, 89 हुआ, रुपीज़ का, 89। बताइए, जी जी। 89 रुपीज़ का हो गया है। इतनी भयानक सिचुएशन में हम आ गए हैं कि अमेरिका के 1000 रुपये हमारे 1 लाख रुपए हो गए।
आज ये सिचुएशन है। बहुत अफसोस। आज ये सिचुएशन हमारी हो गई है कि अमेरिका 500 रुपये अगर आपको देगा तो आपके हो जा रहे हैं 50,000 रुपये। इतनी बुरी हालत हमारी जो है करके रख दी है। मार्केट ने करी है, या अमेरिका ने करी है, या इजराइल ने मोदी ने करी है, या मोदी ने करी है। बहरहाल आप जो है जिसके गोद में जाके बैठते हैं वो तो तबाह करने का जो है माहिर है। आप गले भी मिलते हैं तो मुश्किल होती है। बिल्कुल, वो तो सिर्फ गुलाम बनाने का जो है एजेंडा है उसका, वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। वो तो हमेशा से उसका नज़रिया ये है कि हम सुपीरियर हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे बड़े हैं, और हमारे अलावा दुनिया में सारे कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े, उनका नज़रिया है। वो बाकी इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं वो। आप देखिए इतने बदतरीन हालात में ईरान मिज़ाइल दाग रहा था वहाँ पे। चीन ने ईरान को मिज़ाइल दिए थे दागने के लिए, नए नए AI से तैयार करदा छोटे मिज़ाइल हैं वो। जी हाँ, जी हाँ। ईरान जब इजराइल पे ये मिज़ाइल दाग रहा था तो इजराइल का वज़ीर दिफा कहता है कि क्या हम गधा है जो हम पे तजुर्बे किए जा रहे हैं। जी जी, मतलब ये कि गधा पे वो इंसान नहीं है। जी हाँ, क्या हम गधा हैं? उसका देखिए, उसके तकब्बुर का आलम देखिए। क्या हम गधा हैं कि हम पे तजुर्बे किए जा रहे हैं, नए नए मिज़ाइलों के, नए नए हथियारों के तजुर्बे किए जा रहे हैं। तो यकीनन आज चीन जो है बहुत बड़ी ताकत बन के दुनिया में खड़ा है, और चीन की वजह से हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज ईरान के पसे पर्दा चीन की मौजूदगी ने अमेरिका के दांत खट्टे कर रखे हैं। पूरे यूरोप में गैस का जो है प्रॉब्लम हो गई है, पूरे यूरोप में तेल की प्रॉब्लम हो गई है। लोग रो रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं पता। देखिए यूरोप की आपको तो मालूम ही है कि 6 महीने यूरोप गैस के बगैर नहीं चल सकता। 6 महीने जब वहाँ पे बर्फ़बारी का मौसम होता है जी जी, तो उनको हर हाल में गैस चाहिए। अपने घरों को गर्म रखने के लिए उनको गैस चाहिए, वरना वो जी नहीं सकते। वो तो जो है बर्फ़ बन जाएंगे अगर गैस नहीं मिलेगी। तो गैस का जो शॉर्टेज हो गया है, यूरोप भी परेशान है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सारी दुनिया को एक नई तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। उनका अपना कोई भी जो है नज़रिया होगा, उनका अपना कोई भी मकसद होगा, उनका अपना कोई मंसूबा होगा, उनका अपनी कोई साजिश होगी, लेकिन सारी दुनिया को आपने जो है ऐसा मालूम होता है कि ख़तर में ला खड़ा किया है। इंडिया में अफरा तफरी का आराम है। सबसे बुरा हाल यूपी का है रियाज साहब, जहाँ पे गैस की सप्लाई इंतहाई जो है बुरी जो है किल्लत से दो चार आपस में मार लेंगे लोग। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। और योगी का जो है वही झूठ, वही पुराना झूठ। देखिए अखिलेश यादव ने तो खुल के कहा कि योगी भी झूठ बोल सकता है। ये मुझे जो है आज जो है हम इन योगी को देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि योगी भी झूठ बोल सकता है। उन्होंने कहा कि हर गांव में, हर शहर में, हर इलाके में लोग सरेंडर की कतारों में खड़े हैं। अफरा तफरी का आलम है, दहशत का माहौल है, और इस माहौल को संभालने में हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम है। देखिए आप बैठ के मीटिंग करके हाँ आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो से मसले हल होने वाले नहीं हैं। किल्लत कैसे दूर होगी? सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि गैस की सप्लाई जहाँ से होनी है वहीं हालात ख़राब हैं। क़तर ने अपना जो है पूरा गैस बनाने के 3-4 कारखाने बंद कर दिए। क़तर ने कहा कि जब तक जंग ख़त्म नहीं होगी हम गैस की जो है मतलब ये कि प्रोडक्शन नहीं करेंगे हम गैस का। तो अब इस तरह की सूरत हाल में हम जाएं तो जाएं कहाँ वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। सबसे बड़ा गैस का जो प्रोडक्शन करने वाला, पैदा करने वाला जो सबसे बड़ा मुल्क है वो है रूस, और रूस से हमारी जो है लड़ाई हो गई है हालिया दिनों में। तो अब रूस क्यों आपकी जो है गैस की ज़रूरत को पूरा करेगा? सबसे बड़ा सवाल। ईरान एक अहम सप्लायर था हमें गैस सप्लाई करने वाला। अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खुद कहा है नाज़रीन कि पहले हम तकरीबन 27 ममालिक से गैस और पेट्रोल हासिल किया करते थे, अब हमने 41 ममालिक से गैस और पेट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी किल्लत पाई जाती है। अगर 41 मुल्कों से ही अगर गैस हासिल कर रहे हैं, पेट्रोल हासिल कर रहे हैं, तो पेट्रोल जा रहा कहाँ है या गैस कहाँ जा रही है, ये सोचने वाली बात है। और वैसे भी आप देखेंगे कि एक मरतबा गैस अगर आप बुक कराते हैं तो फिर उसके बाद 25 दिनों बाद आपको बुक कराना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक बात रही, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं
हैदराबाद और मगरबी बंगाल का और हैदराबाद का बहुत ही गहरा ताल्लुक बनता जा रहा है। और ये ताल्लुक क्यों गहरा बनता जा रहा है हम आपको बताएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं माह अप्रैल में, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ममता बनर्जी को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी वो काम भी कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि ममता बनर्जी तो यहाँ तक कह दिया है, और अपोजिशन कायदीन ने यहाँ तक कह दिया है कि ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल कर रही है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि SIR के ज़रिए वहाँ 66 लाख से ज़ायद राय दहिंदों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। मज़ीद 60 लाख से ज़ायद राय दहिंदों के नाम हज़फ किए जाने पर गौर किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह साजबाज कर लिया गया है, और इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो बीजेपी के इशारों पर नाच रही है, अब देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का इत्तेहाद ममता बनर्जी को इख्तिदार से महरूम करके रख देगा। लेकिन याद रखिए, जहाँ तक मगरबी बंगाल की तारीख का सवाल है तो आपको याद होगा मीर जाफ़र का तो नाम आपने सुना होगा। तो बहरहाल सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करने वाला मीर जाफ़र था, और अफसोस की बात यह है कि मिल्लत में मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे गद्दार जो है वो पैदा होते रहते हैं, और यानी मुस्लिम दुश्मन ताकतों का वो आलाकार भी बनते हैं। हम जैसा कि हमने आपको बताया है कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, ऐसे में हुमायूं कबीर, जिसने आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद तामीर करने का ऐलान किया था, संग बुनियाद भी रखा था, और उसकी जो पार्टी है AJUP, और वो उसने 149 नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुमायूं कबीर ने ये फैसला किस बुनियाद पर किया है, किसके कहने पर किया है, किसके हुक्म पर किया है, किसके ब्लैकमेलिंग पर किया है, ये सोचने वाली बात है। ये तो हम नहीं बता सकते, हुमायूं कबीर बता सकता है। तो बहरहाल हुमायूं कबीर ने 149 नशस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि असदुद्दीन अवैसी की जो आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, उसने हुमायूं कबीर की जमात के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान किया है। और आपको ये बता दूं कि 294वीं रुकनी मगरबी बंगाल असेंबली के जो इंतखाबात है 23 और 29 अप्रैल को मुनक्किद हो रहे हैं, और 4 मई को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। अब देखना है कि क्या मगरबी बंगाल में बीजेपी अपना झंडा गाड़ सकेगी या फिर वहाँ पर दफन हो जाएगी, एक अहम सवाल है। लेकिन जहाँ तक मीर जाफ़र मीर सादिक का सवाल है, क्या वो नुकसान पहुंचाएंगे ममता बनर्जी को, उनकी पार्टी को, ये एक अहम सवाल है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और हुमायूं कबीर के दरमियान इत्तेहाद को लेकर TMC कायदीन ने, अपोजिशन कायदीन ने इसे एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान, बैड डेवलपमेंट करार दिया, ख़राब तब्दीली करार दिया है, और कहा है कि मुस्लिम वोट तकसीम होंगे, मुसलमान अलग थलग होकर रह जाएंगे, और बीजेपी के अज़ाइम जो है वो कामयाब होंगे। उसके बावजूद भी TMC लीडरों का कहना है कि MIM की और AJUP है उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो आए तो आ सकते हैं, हर किसी को ये जमहूरियत है, मुकाबले का हक हासिल है। तो बहरहाल सज्जाद साहब आप बताइए, क्या मुस्लिम वोट्स अगर नहीं कटेंगे, अगर कटेंगे तो कैसे कटेंगे? देखिए, बंगाल के मुसलमानों ने जब हुमायूं कबीर ने जो है बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था वहाँ पे मुर्शिदाबाद में, तो तभी बंगाल के मुसलमानों ने कहा था कि ये हुमायूं कबीर को ये बाबरी मस्जिद की शहादत के 30-35 साल बाद अचानक क्यों जो है याद आया। तो उन्होंने टाइमिंग पे सवाल उठाए थे और कहा था कि इलेक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं से मोहरे छोड़े जा रहे हैं। देखिए, बाद लोग तो इतने सख्त अल्फाज का बाद लोगों ने तो इस्तेमाल किया है, उनका तो ये कहना था कि हुमायूं कबीर को नमाज ही पढ़ना नहीं आता। जी अब अल्लाह आलम, बीजेपी में शामिल रहा बेचारा, बीजेपी का जो है वो था, बीजेपी का मेंबर था। और बाद मतलब बंगाल के मुसलमानों का एक कहना है, मगरबी बंगाल के, कि वो मस्जिद बनाने जा रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, 1-2 लाख आदमी को उसने जमा किया। ये सब ये तमाशा जो हो रहा है, ये माहौल जो बनाया जा रहा है, ये तो सिर्फ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, एक आम आदमी तो जज्बात में आ जाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ हुमायूं कबीर को स्टेज पे ठहरा कर मुख्तलिफ सूरतें उससे पूछनी चाहिए कि ये सूरत पढ़ो, ये सूरतें पढ़ो, ये सूरतें पढ़ो। अब तब अंदाज़ा चलेगा कि क्या वो सूरह फातिहा भी पढ़ सकता है, सूरह इखलास भी पढ़ सकता है। ये देखिए, ये हुमायूं कबीर का मामला है, वो उसका वहाँ का है। अलमिया ये है कि हुमायूं कबीर की पार्टी से कोलैबोरेशन करने के लिए MIM जा रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बिल्कुल, ये जो है सबसे बड़ा अलमिया है। यकीनन देखिए, जिस तरह के हालात आज मुल्क के हो रहे हैं, इन हालात में
अगर बंगाल से खुदा ना खास्ता, देखिए यहाँ खेल होता है इलेक्शन का, 1000-2000 वोटों का खेल होता है, 500 200 300 वोटों पे भी जो है हार जीत का जो है फैसला होता है। और जैसा कि आपने कहा SIR के ज़रिए खेल खेला गया, 60 लाख 70 लाख वोट जो है काट अभी दिए गए। 60 लाख लोग और उनके नाम हज़फ किए जा रहे हैं। 66 लाख तो काट दिए गए और 7 लाख काट रहे हैं, मतलब 70-75 लाख वोट आप SIR के ज़रिए काट चुके हैं। आप ऐसे वोट हैं ये जिनके बारे में देखिए, SIR के बारे में खुद कहा जा रहा है कि SIR में ऐसे नाम काटे गए हैं जिनके बारे में उनको यकीन होता है कि बीजेपी के वोट नहीं देंगे। मतलब इतनी जो है स्ट्रेटजी बनाई गई, इतनी हिकमत अमली तैयार की गई, इतना नक्शा फिट किया गया। आम ज़बान में अगर हम बात करेंगे तो इतना बड़ा नक्शा फिट किया गया कि उन्हीं वोटों को काटा गया जिनसे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचने की कोई तवक्को नहीं थी। तो बहरहाल जो भी हो, इलेक्शन कमीशन पे सीधा ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था। ज्ञानेश्वर को तो सीधे तौर पे उन्होंने जो है कह दिया कि बहुत बड़ा एजेंट है और ये इलेक्शन कमीशन को डुबाने का काम कर रहा है। बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जिस तरह का रिजिड रवैया है ज्ञानेश कुमार का, हरदर्माना, ये हरदर्माना, ये भी एक बहुत, देखिए जब ममता बनर्जी गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए, तो उनके साथ जो रवैया था वो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि ऐसा इलेक्शन कमिश्नर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिक्स में गुजर चुका है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने कि मेरे 40-50 साल पॉलिटिक्स में गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा इलेक्शन कमिश्नर मैंने, इतना जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने अब तक नहीं देखा। तो उन्होंने यही सवाल किया कि क्या जमहूरियत क्या की बका मुमकिन है इस तरह की जो है आइनी इदारों की मौजूदगी में, जो आइन का कम अपने जो है आकाओं का काम ज़्यादा करते हैं। तो बहरहाल ये सिचुएशन में 500-200 वोटों की अहमियत होती है। और खुदा ना खास्ता जज्बात में अगर मुसलमानों के, देखिए नई नस्ल है, 18 साल के बच्चों को वोट देना का हक है। अगर 18 साल के बच्चे जो है जज्बात में वोट दे देते हैं तो फिर इसका सीधा नुकसान जो है TMC को होगा और इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल आपने सही कहा बहरहाल नाज़रीन। इसी सही बात के साथ हम आपका एक और खबर की जानिब ले चलते हैं, और सोने की जो कीमत है, और वैसे भी नाज़रीन सोना तो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। वैसे भी मैं नींद की बात कर रहा हूँ, अगर आप बराबर नींद नहीं करेंगे तो सेहत पर असर पड़ेगा। इसी तरह जो सोना है यानी ज़ेवरात जिससे तैयार किए जाते हैं, उस सोने की कीमतों की बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो भी कीमती होता है। तो बहरहाल तकरीबन 2 लाख तक सोने की कीमत पहुंच गई थी, लेकिन आप ये घटकर 1,40,020 रुपये हो गई 24 कैरेट सोने की कीमत। जबकि शहर हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,350 रुपये बताई जाती है। आपको ये बता दूं कि 31 दिसंबर 2025 को जो सोने की कीमत थी, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,34,890 रुपये थी, और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,23,650 रुपये थी। तो बहरहाल ये कीमतें हमने आपको बताई है, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं मूसा नदी। आप मूसा नदी का नाम सुनकर चौंक गए होंगे, क्योंकि आपने देखा कि डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में भी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, रबर प्रोजेक्ट वगैरह, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। और आपको ये बता दें कि बाज़ाब्ता उसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, और यानी उसके लिए कारपोरेट काउंसिल बनाया गया था। तो बहरहाल अब हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कहते हैं कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने या उसके तज़ीन नौ का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो लोग बेघर हो रहे हैं, हम किसी को बेघर होने नहीं देंगे, बल्कि हर किसी को रिहेबिलिट किया जाएगा, बाज़ाबाद किया जाएगा। उन्होंने ये बात की है, एक फ़र्द को भी बग़ैर घर दिए नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने ये बात कही है सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए ये इस प्रोजेक्ट पे पेश हद में जारी है। अब देखने वाली बात ये है कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का ये प्रोजेक्ट जो है वाकई जो है एक हकीकी शक्ल में सामने आता है या महज एक ख्वाब बन के रह जाता है। देखिए चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है इस शब्द में कोशिश की थी, उसके बाद राजशेखर रेड्डी ने भी इस शब्द में कोशिश की थी, उसके बाद जो है KCR के दौर में भी ये कहा गया था कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाया जाएगा और जो मूसा नदी में गंदे पानी से माहौल ख़राब होने की जो अंदेशे हैं उसको जो है ख़त्म किया जाएगा। बहरहाल अब रेवंत रेड्डी सरकार ने भी इक़्तिदार में आने के फौरी बाद से इसी मूसा नदी के प्रोजेक्ट के पीछे पड़ी हुई है।
अब देखने वाली बात यह है कि ये जी, जी। प्रोजेक्ट पूरा होता है या फिर यही जो है तेरे वादे पे जो है जी, एतबार किया, क्या शेर है मुझे याद नहीं जी, आ जी। रहा है शेर, कि तेरे वादे पे एतबार किया वाली बात होती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सियासतदानों के वादे तो वादे होते हैं, उस पर एतबार तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपने सही किया। वैसे भी जी नाज़रीन एक और खबर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं और उस खबर का ताल्लुक सऊदी अरब से है। सऊदी वजारत हज उमरा ने उमरा ज़ायरीन को 18 अप्रैल तक सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये इसलिए हुक्म दिया है कि हज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लाखों की तादाद में करोड़ों की तादाद में मुतमरीन ने उमरा करने की सादत हासिल की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर ज़ियारत, रोज़े मुबारक की पर हाज़िरी की सादत हासिल की। तो बहरहाल नाज़रीन अब 18 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है और आप देखेंगे कि इस मोहलत का जल्द से जल्द फ़ायदा उठाना भी चाहिए लोगों को और अपने वतन वापस हो जाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।